हरिओम बच्चों। तो आइए, बहुत दिन से बच्चे बोल रहे थे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हर बोर्ड के लिए बहुत सक्सेसफुल है। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल इसमें से ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ, मैंने 10 क्वेश्चंस लिखा है, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा। इसमें से लगभग मैंने वही क्वेश्चंस चुना है जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहा है। तो इसी पैटर्न में आपका क्वेश्चंस आएगा, आप रेडी रहिए, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा, यदि √2 एक अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध करें कि 3 + 2 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा, संख्या 132 एवं 84 का HCF एवं LCM निकालें। चौथा, अगर x = a² b² c, y = a b² c² हो तो इसका HCF एवं LCM निकालें। पाँचवा, अगर बहुपद 2x² - k √2x + 1 के शून्यकों का योग √2 है तो k का मान ज्ञात करें। बच्चे, मैं क्वेश्चंस ये दे रहा हूँ, मैंने फिर से बोला, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ अपनी बात को कि अगर आपको ये क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है, तो फिर वीडियो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि जो क्वेश्चंस मैं आज बोल रहा हूँ वो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं या आपको थोड़ी डाउट है, तो ये वीडियो आगे देखिए। हर क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। और ये मान के चलिए कि ये जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ ये फिक्स क्वेश्चंस है। आप अगर अभी तक भी तैयारी नहीं किए हैं तो ये क्वेश्चंस आप देखते जाइए, और ये क्वेश्चंस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट 100% होगा, है ना। तो ये पाँचवा क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन, अगर किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.69 है तो हारने की प्रायिकता बताएं। सातवां, अगर एक थैले में 3 लाल, 5 काली एवं 4 सफ़ेद गेंदें हैं, यदि एक गेंद निकाल दी जाए तो लाल गेंद की प्रायिकता बताएं। लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता बताएं। काली गेंद होने की प्रायिकता बताएं। काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता बताएं। सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता बताएं, है ना। तो 8वां क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य बताएं। 9 नंबर, अगर 3, -5 एवं x, -5 के बीच की दूरी 15 है तो x का मान ज्ञात करें। 10 नंबर, cos α + β = 0 है तो cos α + β/2 का मान ज्ञात करें। तो आइए बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, है ना, इसका आंसर्स। तो पहला, सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इसमें लिखिएगा कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, है ना, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो √3 = a/b, जहाँ a एवं b सह अभाज्य पूर्णांक है। पूर्णांक का क्या मतलब होता है बच्चा? पूर्णांक का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर -1, -2, -3, -4, है ना। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 0, -1, -2, -3, है ना, माइनस वाला और प्लस वाला, सब संख्या को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। अब तो हम लोग मान लिए हैं कि √3 = क्या है, a/b। a/b क्यों? क्योंकि एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन से फॉर्मेट में रहता है? a/b के फॉर्मेट में रहता है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर देखिए √3 को भी वर्ग किए हैं और a/b का भी वर्ग किए हैं, तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3, है ना। और इधर हो गया a² / b²। अब b² को उधर ले गए तो क्या हो गया, 3b² = a²। तो इसको मान लिए हम लोग समीकरण 1। अब b² को यहीं छोड़ दिए, हो गया a² / 3। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि a² 3 से विभाज्य है। विभाज्य है मतलब a² 3 से भागा लग रहा है ना। अच्छा, तो देखिए एक चीज़ समझिए, कैसे पता चल रहा है कि a² 3 से डिवाइड हो रहा है? क्योंकि a² को 3 से डिवाइड करने पे एक नया नंबर आ रहा है b²। इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है। अब जब कोई नंबर, इससे पता चलता है कि a² 3 से विभाज्य है, इसलिए a भी 3 से विभाज्य है। कोई ऐसी संख्या बताइए जिसका स्क्वायर 3 से भागा लगता है। तो जैसे मान लीजिए एक नंबर है 6, तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36। क्या 36 3 से भागा लगेगा? लगेगा, है ना। अगर
36 3 से भागा लग रहा, मतलब 6 भी 3 से भाग लगेगा। ऐसी कोई संख्या है ना, ऐसी कोई संख्या जो 3 से भागा लग रहा है उसका स्क्वायर मतलब उसका वर्ग, तो वो संख्या भी उस नंबर से भाग लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि ए स्क्वायर है ना, यहाँ से हम लोग समझ गए कि ए स्क्वायर 3 से भागा लग रहा है, और ए स्क्वायर जब 3 से भागा लग रहा है तो ए भी 3 से भागा लग रहा है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए ए भी 3 से विभाज्य होगी। इसी तरह अब बी के लिए देखिए, इसी तरह अब हम लोग मान लेते हैं a/3 इक्वल टू सी, a/3 इक्वल टू सी। ए जो 3 से भागा हुआ, अगर ए तो ए स्क्वायर 3 से भागा हुआ तो बी स्क्वायर आया। अब हम थोड़ी देर के लिए बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है चलो, और ए जब 3 से भाग होगा तो क्या आएगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि ए जब 3 से भाग होगा तो क्या आ जाएगा, एक नया नंबर आएगा। तो नया नंबर क्या मान लिए, सी, है ना। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ना कि 36 जब 3 से भागा हुआ तो 12 आया, और 6 जब 3 से भागा होगा तो 2 आएगा, मतलब अलग अलग नंबर आएगा। तो हम मान लिए कि ए में जब 3 से भाग लगा तो क्या आया, सी। अब a/3 इक्वल टू सी, अब ए को यहीं रख रहे, थ्री को उधर ले जा रहे, तो a इक्वल टू 3c है ना, a इक्वल टू 3c 3c। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये क्या है, 3b² इक्वल टू a² है ना। तो 3b² इक्वल टू a के बदले हम लोग लिख रहे हैं 3c, तो a का 3c मतलब a का स्क्वायर मतलब 3c का भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 3b² इक्वल टू 9c²। तो 9 को नीचे लेके आ गए तो 3 3 जा 9 कट गया है ना, तो आया b²/3 इक्वल टू c²। इसका क्या पता चला, इसका पता चला कि b² 3 से भागा लग रहा है। क्यों लग रहा है, कैसे पता चला, क्योंकि एक नया नंबर इधर दिख रहा है c² है ना। अगर भागा नहीं लगता तो c² नहीं आता, करेक्ट है ना। तो भागा लग रहा है इसीलिए c² आ रहा है, मतलब b² भी 3 से भागा लग रहा है। अब बात है कि b² 3 से भागा लगेगा तो b भी 3 से भागा लगेगा, b भी, इसीलिए b भी 3 से विभाज्य है। परंतु हम लोग माने हैं कि a एवं b क्या है, सह अभाज्य। सह अभाज्य का क्या मतलब होता है, सह अभाज्य का मतलब होता है ना, ये देखिए यहाँ पे शुरू में हमने माना था कि √3 इक्वल टू a/b, जहाँ a एवं b सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य का मतलब है कि ऐसा नंबर जैसे 5/4, ऊपर 5 है नीचे 4 है, कोई भी नंबर एक टेबल से डिवाइड नहीं होगा। एक पहाड़ा से 2 का पहाड़ा में 4 आएगा तो 5 नहीं आएगा, 5 का पहाड़ा में 5 आएगा तो 4 नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य, है ना। ठीक है, तो अब देखिए ये हम लोगों ने क्लियर कर दिया। अब तो यहाँ से पता चला कि हम ए और बी सह अभाज्य मतलब दोनों सेम नंबर से भागा नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग मान चुके हैं, लेकिन यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं कि ए भी 3 से भागा लगा रहा, बी भी 3 से भाग लगा रहा। ये यहाँ से क्या पैदा हुआ, यहाँ से यह विरोधाभास पैदा करता है और यह हमारी मान्यता गलत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, और ये फिक्स क्वेश्चन है बेटा, आएगा ही आएगा, इसको रट लीजिए। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कभी कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछता है तो ये वाला पूछता है। तो ये क्या है, ये देखो ये क्वेश्चन है, यदि √2 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब पहले से आपको बता दिया कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो आप सिद्ध करिए कि 3 + 2 √2 है ना, 3 + 2 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, माना कि है ना, माना कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, और अगर परिमेय संख्या है इसका मतलब वो a/b के फॉर्मेट में है ना। तो 3 + 2 √2 इक्वल टू a/b, जहाँ a एवं b सह अभाज्य पूर्णांक है। अब 2 √2 को वहीं छोड़ दीजिए और 3 को उधर ले जाइए, तो a/b -3। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ b है और यहाँ 1 है ना, तो b और 1 का एलसीएम कितना आया, है ना, b और 1 का एलसीएम कितना आया, b, क्लियर। अब b से b को भाग देंगे, कट जाएगा 1, 1 ऊपर गुना होगा, a गुना 1 1, माइनस 1 से b को भागा देंगे तो b ऊपर चला जाएगा 3b, तो a -3b/b, है ना, क्लियर। तो √2 इक्वल टू a -3b/2b। अच्छा अब देखिए, हम लोगों ने माना था कि a एवं b क्या है, पूर्णांक है, बोला था ना पूर्णांक है। पूर्णांक है मतलब जो पूर्णांक संख्या है, तो a -3b
है ना, क्लियर। और इधर 2b भी पूर्णांक होगा, क्लियर। अगर ये पूर्णांक होगा, पूर्णांक को पूर्णांक से घटाएंगे या जोड़ेंगे या गुना करेंगे तो पूर्णांक ही होगा। अब इसका मतलब है a माइनस 3b/2b भी पूर्णांक होना चाहिए, a माइनस 3b/2b भी पूर्णांक होना चाहिए क्योंकि नंबर्स पूर्णांक है। लेकिन इसका हल देखिए, लेकिन इसका हल क्या निकल रहा है, √2, जो कि अपने आप में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आप लोग पहले ही बता चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह हमारा विरोधाभास कर रहा है और यह विरोधाभास हमारे मूल धारणा के कारण प्राप्त हुआ है, जो कि हम लोग गलती से मान लिए हैं कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, फिक्स है ना। ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए फिक्स क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, इसको समझ लीजिए। अब आ जाइए तीसरा क्वेश्चन का बात करते हैं, है ना। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल, संख्या 132 एवं 84 का HCF एवं LCM ज्ञात करें। तो आप बहुत तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, 2-3 तरीका, एक सिंपल तरीका हम बता दिए हैं, है ना। तो ये देखिए, पहले 132 लिखे, उसको 2 से भागा दिए 66, फिर 66 को 2 से भागा दिए 33, फिर 33 को 3 से भागा दिए 11, फिर 11 को बहुत ज़्यादा तो किससे भागा दोगे, 11 से तो आ जाएगा 1, है ना। ये लास्ट संख्या है। तो उसी तरह 84 को किए तो 2 से 42, 2 से 21, फिर 3 से 7, है ना। तो हम लोग लिखे 132 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11 और 84 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब देखो, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, है ना। तो 2 से 2 कॉमन हो गया, फिर 3 से 3 कॉमन हो गया, तो HCF आया 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब LCM का बात करते हैं। तो LCM में क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है पहले उसको लिख लेंगे। तो ये 2 लिख लिए, 2 लिख लिए, 3 लिख लिए, क्या बच गया, बच गया 11 और 7, तो 11 गुना 7, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 पहले ही दिख रहा था, गुना 11 गुना 77, 7 77, तो 12 गुना 77 924। तो ये बहुत सिंपल है ना। तो ये था HCF और LCM। अब आ जाइए 4 नंबर, है ना। ये देखिए, x = a² b² c, y = ab² c², है ना। तो HCF एवं LCM ज्ञात करें। तो इसको आ जाइए, हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए, x के बदले हम लिख लिए हैं a² का मतलब a × a, b² का मतलब b × b और c का मतलब c। अब देखिए y, तो y के बदले हम लोग लिख रहे हैं a × b × b × c × c, है ना। क्यों, a b² c²। अब देखिए HCF के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों में a है तो a लिख लिए, फिर दोनों में एक b है b लिख लिए, फिर दोनों में एक c है c लिख लिए, है ना। एक और b बच गया, देखिए यहाँ और यहाँ, तो ये वाला b भी लिखेंगे। तो b² b 2 बार कॉमन हुआ, a 1 बार कॉमन हुआ और c 1 बार कॉमन हुआ, तो ये हो गया a b² c², करेक्ट। अब आ जाइए LCM में। तो LCM में देखिएगा, है ना, जो हाईएस्ट है, तो यहाँ देखिए a 1 बार है, 1 बार यहाँ, फिर 1 बच गया, तो a² और ये b², ये c²। और एक सिंपल ट्रिक बताऊँ बच्चों, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देता है और आपको HCF LCM निकालने बोलता है, तो HCF के लिए लोएस्ट देखिएगा, इसमें लोएस्ट कम कौन सा है, देखिए यहाँ a का पावर 1, यहाँ a का पावर 2, मतलब होगा a, यहाँ b का पावर 2, b का पावर 2, तो b का पावर 2, c का पावर 1, c का पावर 2, तो c का पावर 1। अब बात करते हैं LCM का, है ना। तो LCM में हाईएस्ट देखना, तो हाईएस्ट क्या देखेंगे, a², देखिए यहाँ a² और a का पावर 1, a का पावर 2, तो a², b का पावर 2, b का पावर 2, कुछ नहीं कर सकते हैं, c का पावर 1, c का पावर 2, c का पावर 2, बस। तो ये हो गया HCF और LCM। अब आ जाओ 5 नंबर क्वेश्चन जो हम लिखे थे कि अगर बहुपद 2x² - k √2x + 1 के शून्यकों का योग √2 है तो k का मान ज्ञात करें। अब देखिए, α + β = √2, है ना। हम कैसे पता चला, बोला है बहुपद के शून्यकों का योग, योग मतलब जोड़, तो α + β = कितना दिया हुआ है, √2। तो α + β का फॉर्मूला होता है -b/a, तो हम α + β के बदले लिख दिए हैं -b/a = √2। b का मान देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है -k√2, तो b के पहले आगे पहले से माइनस था, फिर यहाँ पे माइनस हो गया, तो -k√2, है ना।
तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो k√2 और 2 यहाँ चला गया 2√2, तो k को यहीं छोड़ दीजिए, है ना, k को यहीं छोड़ दीजिए, 2√2/2 तो कट गया, तो k का वैल्यू क्या आ गया 2, करेक्ट है ना। ये हो गया 5 नंबर। अब बात करते हैं हम लोग 6 नंबर का। 6 नंबर में बोला है कि अगर किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.69 हो तो हारने की प्रायिकता बताएं। तो बहुत सिंपल है, मतलब जीतने की प्रायिकता विनिंग है ना 0.69 है, तो एक रूल है बेटा कि अगर एक किसी का भी निकाल रहे हैं है ना, तो जीतने की प्रायिकता और हारने की प्रायिकता दोनों को जोड़िएगा तो एक आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक है ना, एक बॉल है, एक बॉक्स है, उसमें 4 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि लाल गेंद आने की प्रायिकता और लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता, तो दोनों निकालोगे और दोनों को जब जोड़ोगे तो एक आएगा, है ना। इसको अगले क्वेश्चन में और हम एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल के लिए समझिए कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कि जीतने की प्रायिकता 0.69 है और हारने की प्रायिकता बताइए, तो बहुत सिंपल है, इसको 1 से भागा दे देना, 1 से घटा देना है। तो ये देखिए यहाँ पे p प्रोबेबिलिटी को, प्रायिकता को p बोलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट मतलब हारने का, दोनों मिला के क्या होना चाहिए 1। तो 0.69 प्लस प्रोबेबिलिटी हारने की प्रायिकता इक्वल टू 1, है ना। तो प्रोबेबिलिटी नहीं मतलब हारने की प्रायिकता क्या होगा 1 माइनस 0.69, तो घटा दोगे आएगा 0.31, तो हारने की प्रायिकता क्या हो गया 0.31। अब आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन में। अगर एक थैले में 3 लाल 5 काली एवं 4 सफ़ेद गेंदें हैं, यदि एक गेंद निकाली जाए, अभी जो क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे थे, जैसे देखिए 3 लाल है और 5 काली है और 4 सफ़ेद है, तीनों को जोड़िए कितना होगा 5 3 8 8 4 12, मतलब मेरा बैग में कितना 3 है, रेड है 3, ब्लैक है 5 और वाइट है कितना 4, है ना। सबको जोड़िए 5 4 9 10 11 12, तो टोटल बॉल कितना है 12। अब हम आपसे पूछ रहे हैं लाल गेंद की प्रायिकता, तो लाल गेंद कितना है 3 और टोटल गेंद कितना है 12, तो प्रायिकता होगा 3/12, 3 एकम 3 3 चौके 12, 1/4। क्लियर है। काली गेंद की प्रायिकता, तो काली गेंद की प्रायिकता, काली गेंद कितनी है 5 और टोटल कितना है 12। तो हम लोग समझ क्या रहे हैं, समझ ये रहे हैं कि सबसे पहले पता करेंगे टोटल कितना है और फिर पता करेंगे कि किसके बारे में पूछा है, काला गेंद, लाल गेंद, सफ़ेद गेंद। तो जो गेंद पूछा है वो गेंद का नंबर ऊपर लिखेंगे और टोटल नीचे लिखेंगे, 5/12 कट नहीं सकता, ऐसे ही छोड़ देंगे। सफ़ेद गेंद, तो सफ़ेद गेंद देखिए, सफ़ेद गेंद कितना है 4 और टोटल कितना है 12, तो 4 एकम 4 4 तिया 12, 1/3। लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो नहीं होने की प्रायिकता में क्या समझोगे, लाल को हटा दो और लाल को हटा के बाकी को जोड़ो। देखो लाल गेंद कितना है 3, 3 को हटा दो तो 5 और 4 9, तो 9/12। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, नहीं मतलब लाल को हटा के बाकी को गिन लो, तो बाकी को गिने 5 और 4 9, 9/12, ठीक है। इसको भी भाग दीजिए, 3 तिया 9 3 चौके 12, 3/4। अब काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता, मतलब काली गेंद को हटा के बताइए कितना होगा, आप बता सकते हैं, है ना। हाँ, तो काली गेंद कितनी है 5, तो 5 हटा दिए तो क्या बचा 3 बचा उधर लाल वाला और 4 बटा सफ़ेद वाला, तो 3 और 4 7, 7/12, है ना। अब सफ़ेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो सफ़ेद गेंद हटा दो, 4 हटा दो, 4 हटा दिया तो लाल और ब्लैक काला वाला कितना बच गया 5 या 3 8, 8/12। अगर भाग लगता है तो लगाओगे, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, है ना, ठीक है। तो 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3। क्लियर बच्चों। तो ये था 7 नंबर क्वेश्चन, है ना। अब आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पाँच प्राकृतिक संख्या का माध्य बताएं। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या होता है, पहली प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितना गिन सको सब है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या का पहला 5, तो 1 2 3 4 5, और माध्य निकालने का, माध्य मतलब एवरेज, ठीक है। तो माध्य निकालने का तरीका है, सबको जोड़ दीजिए, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 भागा
कितना टू संख्या है 5 तो डिवाइड बाई 5। इस 5 को देख के नहीं कर रहे बेटा, कितना टू संख्या है वो देख के कर रहे हैं। तो डिवाइड बाई 5 तो क्या हो गया 15/5, तो कितना आ गया 3। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 9 नंबर, अगर 3, -5 एवं x, -5 के बीच की दूरी 15 है तो x का मान ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल है, हम लोग आ गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक फार्मूला है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, दूरी ज्ञात करने का फार्मूला। तो दूरी ज्ञात करने का फार्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो पहले हम लोग लिख लिए, a का मान कितना लिखे 3, -5, b के बदले क्या लिखे x, -5 और बीच की दूरी कितना है 15। अब हम लोग निकालेंगे AB। तो AB इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा, पहला वाला को बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, फिर इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। तो x2 के बदले कौन है मेरा, x ही है, तो x लिख दिए, माइनस का माइनस, और x1 का मान है 3 तो 3 लिख दिए। तो x - 3 और उसका पूरा स्क्वायर का होल करके ब्रैकेट करके उसका ऊपर 2, जैसा था क्वेश्चन में वैसे ही, है ना। प्लस y2 का मान हो गया -5, फिर माइनस का माइनस, y1 का -5 का ब्रैकेट क्लोज करिएगा होल स्क्वायर। तो ये हो गया x - 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 5 कट जाएगा, -5 प्लस 5 0, है ना। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, रूट में क्या बचा x - 3 का होल स्क्वायर। तो घबराइए नहीं, रूट में x - 3 है मतलब बाहर आ जाएगा x - 3। लेकिन ऐसा है बेटा कि रूट में अगर कुछ है, जैसे √4 है तो बाहर आ सकता है +-2। क्यों +-2 ऐसे समझिएगा, 4 के बदले आप हमको 4 लिख के दिए, तो 4 के बदले हम लिख रहे हैं 2 × 2, लेकिन आप लिख रहे हैं -2 × -2। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस। तो कैसे पता चलेगा कि 4 के बदले -2 × -2 है कि 2 × 2 है। इसीलिए जब इसको रूट में करते हैं तो कोई बच्चा ऐसा भी लिख सकता है, ऐसा भी लिख सकता है। इसीलिए हम लोग दोनों मानते हैं, जो भी रूट के बाहर आया, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। तो x - 3 लिख लिए, तो 15 इक्वल टू एक बार लिखे x, यहाँ माइनस है बेटा x - 3, तो -3 उधर ले गया, 15 + 3 18, है ना। अब इधर देखो, इधर है 15, 15 इक्वल टू माइनस, एक बार प्लस लिए, है ना, एक बार प्लस लिए और एक बार माइनस लिए, तो माइनस लेंगे तो -x + 3, है ना। तो ये माइनस x के साथ गया, इसके साथ गया, तो यहाँ गया तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 प्लस में हो गया, 3 उधर गया तो माइनस, 15 - 3 12, 12 बराबर -x, है ना। तो x इक्वल टू यहाँ माइनस उधर कर दो -12। तो x का 2 मान निकला, एक मान निकला 18 और एक मान निकला -12। ये था 9 नंबर क्वेश्चन, है ना। 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन। तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, cos अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0। अब देखो बहुत सिंपल है, 0 किसका मान है cos का, cos 90, है ना। तो cos 90 का मतलब हम अगर कहीं लिखा हुआ है cos 90 तो उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं 0, मतलब 0 के बदले हम लिख सकते हैं cos 90। तो 0 के बदले हम लोग लिख लिए cos 90। वैल्यू याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। बच्चे वैल्यू याद नहीं करने के चक्कर में एग्जाम में गलती कर देते हैं, है ना। और आता हुआ क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, लेकिन आता हुआ क्वेश्चन त्रिकोणमिति वाला, है ना, आपको वैल्यू नहीं याद होने के कारण, तो एक बार रिवाइज करिए। रिवाइज करने का तरीका क्या है ना, आप इसको लिखिए एक बार, आप एक दो दिन छोड़ के, एक दिन 2 दिन बीच करके आप उसको लिखिएगा। जब तक आप नहीं लिखिएगा तब तक प्रैक्टिस नहीं होगा। तो क्वेश्चंस को बनाना सीखिए, है ना। अब देखिए, तो यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, कॉस कॉस कट गया, तो हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90। अब 90 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी डिवाइड बाई 2, 90 भी डिवाइड बाई 2, तो 90 बाई डिवाइड बाई 2 के, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 45, करेक्ट। आप देखिए cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू, है ना, cos 45 कैसे हो गया, यहाँ भी cos कर दिए, यहाँ भी cos कर दिए, है ना। हम इसमें भी cos से गुना किए, यहाँ भी cos से गुना किए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। शर्त क्या है, दोनों तरफ करना होगा, तो दोनों तरफ कर दिए। तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू cos 45, और cos 45 का मान होता है 1/√2। तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 1/√2। तो बेटा ये 10 क्वेश्चन हम डाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको करिए, है ना। और कल हम आपको फिर 10 क्वेश्चन सुबह सुबह भेजेंगे, उसको करिएगा। और
आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, है ना। इसको प्लीज़ पढ़ते रहिए। मैथ्स डेली 10 मैथ बनाइए, कम से कम 10 मैथ डेली बनाते रहिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ओके, थैंक यू बच्चों आज के लिए।